हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही क्लियर है कि आप इलेक्ट्रॉन गेन की बात करेंगे, क्योंकि हम पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की बात कर चुके हैं, कटायन बना चुके हैं। अब बात एनायन की। आप पहले एक बात ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। आपके पास कोई एटम है जिसने एनर्जी का कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं करा है, तो वो उसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट, लो एनर्जी स्टेट या लोवेस्ट कह दीजिए। मीन्स भाई हर एक एटम की कुछ अपनी एनर्जी तो होती है, बस आप ये मान लीजिए उसने बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी है, तो वो ग्राउंड स्टेट पर है, उसके इलेक्ट्रॉन्स में बिल्कुल भी एक्साइटेशन नहीं हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ में आना चाहिए, जैसे कि आपको कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिली, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मिली, तो आपका मूड आज न्यूट्रल है। ना तो आप एक्साइटेड हैं किसी बात को लेके, ना आप किसी बात को लेके दुखी हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं कि भाई आज ना अच्छा मूड है ना खराब, बिल्कुल न्यूट्रल। तो वो आपकी सामान्य यानी कि ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब होना क्या है, डेफिनेशन कैसे जा रही है बेटा वो देखिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन in the valence shell of an isolated gaseous atom। ये वही कहानी है, isolated gaseous atom कहां पर? in its ground state। कहां ऐड करना होगा भैया? ग्राउंड स्टेट में, जब वो शांत हो। ठीक है भैया, फिर साइज की बात आएगी। ऊपर से नीचे आते वक्त अक्सर एटॉमिक साइज बड़े हो जाते हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक साइज घटते हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है, ये हम सब जानते हैं। ऊपर से नीचे आने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? जेड इफेक्टिव डिक्रीज। तो भैया साइज क्या होगा? साइज क्या होगा बेटा? साइज होगा इंक्रीज। अब ये जो ट्रेंड्स होते हैं बेटा, ये जनरल ट्रेंड्स होते हैं, अक्सर ऐसा ऑब्जर्व होता है, एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं आएंगी, उसका रीजन दिया जाएगा। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ रही है, किसी अकेले एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अभी आप ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो आप अभी इतना सोचिए, ऐड कौन करेगा? जिसमें अट्रैक्शन बढ़ रहा है या जिसमें अट्रैक्शन कम हो रहा है। मैं कहूंगा आपसे कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, और लेफ्ट टू राइट में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन इंक्रीज मींस वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बुला रहा है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ऊपर से नीचे जाते वक्त साइज बड़ा हो रहा है यानी अट्रैक्शन कम हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाना नहीं चाहते। तो ऊपर से नीचे आते आते अट्रैक्शन कम हुआ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होगा। अगर मैं आपके पास कोई सामान बेचने आया हूं और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मींस आपका अट्रैक्शन कम है, तो आपको खरीदवाना, आपको बेचना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन किसी चीज को लेकर आप अट्रैक्टेड हैं तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको, आप एटम है और आपके अंदर अट्रैक्शन है कम, सॉरी यहां पर तो बड़ा ज्यादा होता है, आपके अंदर अट्रैक्शन है ज्यादा, अट्रैक्शन इंक्रीज,
तो आप इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, क्योंकि ये अट्रैक्शन न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन। ऊपर से नीचे आते वक्त अगर आप ऐसे यहां बैठे हुए हैं तो आपका साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है। न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तभी तो साइज बढ़ रहा है। तो उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की फिलहाल या रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको बिल्कुल ध्यान से सोचना है कि हो क्या रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा हूं, साइज बड़ा। साइज बड़े का मतलब अट्रैक्शन कम, और जब अट्रैक्शन कम होता है तो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम Z इफेक्टिव की बात करते हैं। Z इफेक्टिव मींस न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन। यहां पर बार बार एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपके काम आने हैं। तो एटॉमिक रेडियस मैंने उस दिन कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एटॉमिक साइज के हिसाब से ही होगा एडिशन, और एटॉमिक साइज के हिसाब से ही होगा रिमूवल। आयनाइजेशन एंथैल्पी का सारा फंडा इसी हिसाब से आपका चलेगा। तो भाई बात पकड़ लो बिल्कुल कि ऊपर से नीचे आने पर जनरली साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए अट्रैक्शन कम तो डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, और ऐड करना मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा ही होगी। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो साइज छोटा होता है अक्सर, और साइज छोटा होता है तो ऐड करना आसान हो जाता है जनरली, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जनरली इसलिए कहते हैं कहीं ना कोई गड़बड़ आती जरूर है। अब आप ध्यान से देखिए, आप खुद भी समझ जाएंगे। मैं एक पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। इसके पास 3 प्रोटॉन है, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8 और इसके पास 9। सही है। अब आप ये भी जानते हैं कि लिथियम है 2,1, बेरिलियम है 2,2, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। कार्बन शेयरिंग करता है, नाइट्रोजन गेन भी कर लेता है, शेयर भी कर लेता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब शेयर भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसके वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या शेयर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। फिलहाल ये लूज करने के मूड में तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के मूड में फिलहाल है नहीं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज्यादा आसान है, या तो गेन कर लें इलेक्ट्रॉन या शेयर कर लें। तो यहां से भी आप ट्रेंड समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की बात करनी होगी। पहले इलेक्ट्रॉन में से लिथियम बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम, तो उसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन नॉन मेटल से केस में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लेफ्ट टू राइट ऐड करना आसान हो रहा है, आप खुद भी समझ रहे हैं क्यों। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, ये 2 लेके स्टेबल और ये 3 लेके स्टेबल। अब अगर इनमें भी नीचे जाओगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज बड़ा होगा और कुछ गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर सवाल पूछा जाता है मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव करके। कैसे पूछा जाता है बेटा? मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव करके। मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो मतलब क्या है इसका समझिए ध्यान से। हम स्केल बनाते हैं बेटा, देखो -5 -2 एनर्जीज है बेटा, ये +5 +2। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ऐसे ऐसे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। अब आप देखो -2 छोटा है कि -5 छोटा है, टेम्परेचर लगा लो। -5 छोटा है, सही है बेटा, -5 छोटा है और -2 क्या है बेटा? बड़ा। प्लस में अगर देखूं तो +5 बड़ा है और +2 है छोटा। तो अगर ऐड करना आसान है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आसान है, तो उसका मतलब है बेटा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सवाल आपसे डायरेक्ट बस ये जो वैल्यू लगा के पूछ रहे हैं ना कि मोर नेगेटिव किसकी है, लेस पॉजिटिव किसकी है, वो सवाल ये कहना चाह रहा है मोर नेगेटिव मींस किसमें ऐड करना आसान है, लेस पॉजिटिव का मतलब भी वही है, बस आपको मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है।
और अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया लेस नेगेटिव है और मोर पॉजिटिव है, क्या कह दिया जाए बेटा, लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, तो बस ये कहना ये चाह रहे हैं वैल्यूज एनर्जी के बेस पे चल रही हैं, तो भैया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर आप इस वैल्यूज को कंपेयर करें -2 और -5 को, तो -2 अपने आप में एक बड़ी वैल्यू है, -5 छोटी, नेगेटिव में सिंबल उल्टे चलते हैं। जैसे -1 ठंडा टेम्परेचर है काफी, -10 उससे भी ज्यादा ठंडा है, यानी -2 वैल्यू हो गई छोटी और -2 हो गई बड़ी वैल्यू और -5 हो गई छोटी वैल्यू, नेगेटिव में उल्टा चलता है। आप प्लस का कर लो और फिर उल्टा, 2 आपको पता है छोटी वैल्यू है और +5 आपको पता है बड़ी वैल्यू है, यहाँ उल्टा है, यहाँ -5 तो हो जाएगी छोटी वैल्यू और -2 हो जाएगी बड़ी वैल्यू। अब ध्यान से सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे नहीं आएगा किसकी ज्यादा है किसकी कम, अगर ऐसे आगे सवाल आसान है, सवाल आएगा इन दोनों एलिमेंट में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है या किसकी एंथैल्पी लेस नेगेटिव है, या इन दोनों में से किसकी एंथैल्पी लेस पॉजिटिव है और किसकी एंथैल्पी मोर पॉजिटिव है। इस तरीके से आपसे रिलेट कराया जाएगा, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सवाल किस रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है। दोबारा से, किसी भी अकेले एटम में जो आराम से बैठा हुआ है उसने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी गेन नहीं करी है, मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उस समय उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो ताकत, जो एनर्जी लगेगी, जो ऊर्जा लगेगी, निकलेगी, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। एनर्जी का जो भी चेंज है बेटा, एनर्जी का चेंज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, प्रोसेस एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है, वो वाली बात मैं आपसे अलग से करूंगा। फिलहाल तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने जा रहा हूं तो मैं पा रहा हूं किसी में आसान है किसी में मुश्किल, तो सवाल ऐसे बनता है कि मोर नेगेटिव लेस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे, +2 बड़ा है, +2 से बड़ा है +5, +2 से बड़ा है +5, अगर इसी को माइनस में करोगे तो उल्टा हो जाएगा, -2 बड़ा है -5 से, तो कोई आपको अगर लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव देकर गए तो आप समझ जाइए मोर नेगेटिव मींस छोटी वैल्यू और लेस नेगेटिव मींस पॉजिटिव वैल्यू। सही है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन, इस बात को ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, फिर आपको एक बार एनर्जी चेंज वाली बात भी समझाते हैं। क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, मैं बोर्ड के ही क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेंगे ग्रुप 16 17 में, और 15 16 17 18 के जो भी क्वेश्चन है पी ब्लॉक के, वो सारे आपके क्लास 12th में भी आने वाले हैं, क्योंकि पी ब्लॉक डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, 13 14 अभी पढ़ना है भाई। एस ब्लॉक 12th 11th में है, सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी में, पी ब्लॉक एनसीईआरटी में है, पी ब्लॉक के दो हिस्से, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ये आपका 11th क्लास की कहानी है। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको पी ब्लॉक पढ़ना होगा पहले, कहां से बेटा, 15 से 18 का, पहले हटा देते फिर लगा दिया, और डी और एफ ब्लॉक पढ़ना होगा, यानी कि जो थोड़ा सा काम स्टैंडर्ड का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, वो क्लास 12th में है, हल्का फुल्का काम 11th में दे दिया, क्योंकि स्टेप वाइज काम को बढ़ाना है। अब सीबीएसई बोर्ड में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है और खूब आते हैं सवाल में पेपर में, कि फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में ही एक सवाल है, कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी मोर है और किसकी लेस है। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल ये बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं, इज मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव, ये पूछने का तरीका है बेटा। तो आपको मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव का ज्ञान होना जरूरी है कि भाई क्या मतलब है इसका। मोर नेगेटिव का मतलब है ऐड करना आसान, और लेस नेगेटिव का मतलब है ऐड करना मुश्किल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर और लेस, सिंपल सवाल है, किसकी ज्यादा है किसकी कम। तो साइज के हिसाब से अगर मैं चलूं बेटा, आप एक समझ लो, दूसरा अपने आप समझ जाओगे। फ्लोरीन का नंबर है 9 2,7, और फ्लोरीन के वैलेंस में ये नेगेटिव जो बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन बन नहीं पाएगा यहां पूरा, तो 3 3 6 7 चलो इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे एडजस्ट से। ये देखो भाई, ई नेगेटिव ई नेगेटिव ई नेगेटिव, 4 5 6 और बेटा 7। ऐसे ही क्लोरीन है बेटा 2,8,7,
तो क्लोरीन के जो वैलेंस है, ये वैलेंस शेल ही है, इसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 और भैया 7। अगर वैसे लिखूं तो फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5 और क्लोरीन होता है बेटा नोबल गैस नियॉन 3s2 3p5। अब मैं ध्यान से देखूं कि जो 2p है उसके वैलेंस में और 3p के उसमें बेटा 2p में है 5 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 5 इलेक्ट्रॉन और 3p में भी है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 और 3p में भी 5। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने गए तो 2p के छोटे साइज की वजह से हो गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या हो गया बेटा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन यहां पे हुआ लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हुआ यहां पर भी, लेकिन यहां हुआ लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसी वजह से फ्लोरीन में ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है और क्लोरीन में ऐड करना थोड़ा सा आसान है। बिल्कुल ध्यान से शानदार तरीके से समझ लो, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर का आंसर सेम ही है। अगर मैं आपसे ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं एक बार तो आप वो भी समझेंगे, कहानी वही है इसमें भी बेटा। ऑक्सीजन का नंबर है 8, सल्फर का नंबर है 16, सही है भैया। इसके वैलेंस में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस में भी है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस और ये सल्फर का वैलेंस भाई समझाने के लिए। इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और ये 6, इसके पास भी वैलेंस में है भैया 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमने बना लिए। अब अगर वैसे वाला लिखा जाए जो आपने अभी सीखा है तो 1s2 2s2 2p4 आता है भैया, 1s2 2s2 2p4 और 16 वाले का आएगा बेटा नियॉन 3s2 3p4, नियॉन 3s2 3p4। ये हो गया 2p और ये हो गया 3p। 2p थोड़ा छोटा है, 3p थोड़ा बड़ा है। अब 2p के पास है भैया वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन और 3p के पास भी है वैलेंस में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो ऑक्सीजन में हमने पाया स्लाइट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या पाया बेटा? स्लाइट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो कि सल्फर में नहीं मिला। देखो सारा काम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, हवा हवाई कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखा गया, इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखा गया, जहां जो आसान पड़ा वो आपको बता दिया गया कि भैया इसमें ऐड करना हुआ आसान, इसमें ऐड करना हुआ मुश्किल, फिर उसका रीजन आउट करा गया। तो हमने देखा कि फ्लोरीन का साइज ज्यादा ही छोटा है, ऑक्सीजन का साइज ज्यादा ही छोटा है कंपैरेटिव टू देयर नेक्स्ट एडजेसेंट मेंबर डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन अपने क्लोरीन से छोटा है, ऑक्सीजन अपने सल्फर से छोटा है। जब हमने ऑक्सीजन में ऐड करने की बात करी इलेक्ट्रॉन, तो हमने पाया कि भैया यहां रिपल्शन हो रहा है और फ्लोरीन में ऐड कर यहां भी रिपल्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे साइज के है। इसको हमारे सर ने ऐसे बताया था कि आप एक 5 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगवाने ले जा रहे हैं और साथ में ले जा रहे हैं एक 20 साल के बच्चे को, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ज्यादा रिपल्शन छोटा बच्चा ही दिखाएगा। आप कम से कम अगर चलिए आप ही मान लीजिए 11th क्लास के 15 16 17 के आसपास एज है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाके जमीन पे लेट के रोओगे नहीं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो भागेगा भी और जमीन पे लेट के रोएगा भी। आप चाहे घर पे आके रोले जोर से कि भाई क्या कर दिया उसने, या गाड़ी में बैठते रोले, बाहर आते रोने लग जाए, लेकिन अंदर आप बिल्कुल नहीं रोने के। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं और आप रिपल्शन नहीं करेंगे, छोटा बच्चा भागेगा हिलेगा भी, आप इतना नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो छोटे एटम में थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, छोटी सी शेल है। फ्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, छोटी सी सब शेल है, 2p की बात चल रही है कंपैरेटिवली 3p के। तो जब ऐड करा तो बहुत जरा सी एनर्जी सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन में लगी ज्यादा और बहुत जरा सी एनर्जी क्लोरीन के मुकाबले फ्लोरीन में लगी ज्यादा। इस पे यही 2 क्वेश्चन मेन है। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको शो भी कर दूंगा बोर्ड पे। लीजिए एग्जांपल देख ही लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। फास्फोरस सल्फर क्या दे रखा है,
खुद पढ़िए, नहीं समझ में आए पूछिए। फिलहाल मुद्दे की बात पे दोबारा आइए, काम इंपॉर्टेंट है। साथ में नोट्स बनाइए, सवाल पढ़िए और एनसीईआरटी भी रीड कीजिए। कुछ नया मिलता है तो पूछिए, डिस्कस कीजिए। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे 11th क्लास में केमिस्ट्री में, उतनी ही आसानी होगी क्लास 12th में। जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो रेगुलर क्लासरूम में भी पढ़ाई ठीक से नहीं करता है। आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना है, पूरी पकड़ बनानी है। किसी भी अकेले एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात चल रही है। ऐड तब करना है जब एलिमेंट शांत होगा, उसने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से गेन ना करी हो। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन होता है कम। जब अट्रैक्शन होता है कम तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है मुश्किल। देयरफॉर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज हो जाता है छोटा। साइज होगा छोटा तो अट्रैक्शन होगा आसान। अट्रैक्शन होगा आसान तो एनर्जी लगेगी कम। अब एनर्जी को कम ज्यादा के रूप में पूछा जाता है, मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला स्केल सब जानते हैं कि 2 रुपए छोटी वैल्यू है, 5 रुपए बड़ी वैल्यू है। सेम वैसे ही मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव मींस ज्यादा वैल्यू, लेस पॉजिटिव मींस कम वैल्यू, छोटी वैल्यू। सिमिलरली अगर यही स्केल नेगेटिव में बन जाए तो मोर नेगेटिव मींस छोटी वैल्यू और लेस नेगेटिव मींस बड़ी वैल्यू। जो प्लस में है उसका उल्टा कर दो, +5 बड़ा है, -5 छोटा है, +2 छोटा है, -2 बड़ा है। तो आपको समझ जाना है कि जब आपसे कोई मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव करके बात कर रहा है तो वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर हमने देखा ट्रेंड के हिसाब से, नियम के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि फ्लोरीन में ऐड करना हो आसान और क्लोरीन में ऐड करना हो मुश्किल। लेकिन जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल करे तो पता लगा कि फ्लोरीन में ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि क्लोरीन में ऐड करना क्या है बेटा, आसान। तो इसका प्रॉपर रीजन दिया गया कि साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, तभी ऐड करना मुश्किल हो रहा है। आप छोटे बच्चे को इंजेक्ट करा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उससे भी इस बात को बड़ी आसानी से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको आसपास से ही कनेक्ट करने होंगे हमेशा। ठीक, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि बता चुका हूं पहले कि क्लास 12th में सीबीएसई में भी आ चुके हैं। जो बातें एक्स्ट्रा बताई जाती है बेस की वो पकड़ा कीजिए कि भैया 11th में कितना काम है और 12th में कितना काम है, इसलिए काम स्टेप वाइज चलता है। और 11th का ही बेस होगा जो आपको 12th में काम समझने में आसानी करेगा। अगर आपने क्लास 11th के काम को अच्छे से नहीं पकड़ा तो आप ठीक से काम 12th में कर नहीं पाएंगे, आपको समस्या होगी। इसलिए बेटा एनसीईआरटी रीड करने की हैबिट डालो। बहुत कम टीचर हैं, ना के बराबर ही टीचर हैं मोदी नगर में जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड कराते हो। तो एनसीईआरटी पढ़िए, डाउट आएंगे आपको और आपको काफी हेल्प रहेगी उससे। अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की। अगर ये नोट्स में ना हो तो आप खुद भी लिख सकते हैं, सही है। आप सब वैसे क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं कि व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा, आप सभी को थोड़ा आइडिया होगा, जिन प्रोसेस में, जिन रिएक्शंस में हीट का लॉस हो जाए और जिन प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो जाए उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब हुई तो बेटा आप क्या हो गए, एंडोथर्मिक। जैसे कि आपने अगर वाटर में यूरिया ऐड कर दिया और वाटर इस समय 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस समय जो वाटर के जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। जो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर जो होगा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ऐसे ही हीट रिलीज हो जाए, कंबशन करा रहे हैं आप, तो आपको ऑब्वियसली बात है हीट ही बाहर आने वाली है। तो हीट बाहर आने को ऐसे शो करते हैं, हीट अंदर जाने को ऐसे शो करते हैं। एंथैल्पी के रूप में बात करूं तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों है समझ लीजिए। अगर आपके अंदर से एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एंथैल्पी भी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। एंथैल्पी चेंजेस नेगेटिव, रिएक्शन में से एनर्जी निकल गई। कार्बन के अंदर एनर्जी है तभी आप CO2 बना पाए हैं, और CO2 बनते वक्त एनर्जी छोड़ रहा है।
तो ये जो एनर्जी निकली है, ये जो एनर्जी निकली है, ये किसके अंदर से निकली है बेटा? कार्बन के अंदर से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता, तो कार्बन के अंदर ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब थी, जिसकी हेल्प से आप बिजली बना रहे हैं, पेट्रोल डाल के आप कार चला रहे हैं, बात सब वही है। कंबशन प्रोसेस में जो फ्यूल है उसके अंदर ही सारी एनर्जी होती है। फिलहाल मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। ऐसे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस में जहां हीट एब्जॉर्ब होती है वहां एंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ये समझ लीजिए कैसे, पहले आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अब लेस देन, यानी आपने हीट एब्जॉर्ब कर ली, हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर लोअर सिस्टम ठंडा हो गया, यहाँ हीट बाहर जा रही है, बाहर जाते जाते हीट का लॉस हो रहा है और यहाँ पर आप गेन कर रहे हैं। गेन मींस पॉजिटिव और लॉस मींस नेगेटिव। आप सिर्फ एक्सोथर्मिक वाले को पकड़ लो। एक्सोथर्मिक वाले में हीट का लॉस हो रहा है, हीट का लॉस मींस आपकी बॉडी से हीट बाहर निकल रही है, यानी कम हो रही है। कम हो रही है तो नेगेटिव तो आएगा। तो एंडोथर्मिक ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जब एक्सोथर्मिक ये है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड मींस आपने हीट बाहर निकाल दी। अरे बाहर निकाल दी तो कम नहीं हो गई मेरे भाई। हीट इज रिलीज्ड मींस एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, और अगर हीट उसका अपोजिट होगा तो एंथैल्पी चेंज रहेगा पॉजिटिव। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, पूरा ध्यान दीजिए, बुद्धि में बात बिठाइए। आयनाइजेशन एंथैल्पी और भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है। आपके पास सपोज करो हाइड्रोजन एटम है, आपके पास सपोज कीजिए हाइड्रोजन एटम ही है, ये गेन भी कर सकता है और लूज भी। तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए हम क्या करते हैं? हीट की सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई की जाती है, और हीट सप्लाई करते करते इलेक्ट्रॉन जो होता है अंदर से क्या होगा बेटा? पहली शेल से दूसरी में आ जाएगा, फिर तीसरी में आएगा, फिर चौथी में, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और आपका बन जाएगा H+। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से यहां तक आप एनर्जी क्या करने वाले हैं बेटा? एब्जॉर्ब करने वाले हैं। तो इसलिए किताब में पढ़ोगे तो IE की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में होती है, क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तब तक उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, इसकी ताकत बढ़ी तो ये दूर जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और धीरे 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 वो बाहर आ जाएगा। यानी बाहर जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या है बेटा? पॉजिटिव है। तो अगर बाहर निकालना पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर ला रहे हो तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी करना होगा। आपको क्या करना होगा बेटा? लॉस ऑफ एनर्जी। और इस केस में आपका एंथैल्पी चेंज क्या आता है बेटा? नेगेटिव आता है। अगर मैं नोबल गैसेस की बात छोड़ दूं, उनमें तो ऐड ही नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है? सवाल पूछ सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज जनरली पॉजिटिव क्यों होती हैं जबकि इसकी वैल्यू जनरली नेगेटिव क्यों होती हैं। तो आप समझेंगे कि एनर्जी गेन करके आप बाहर जा रहे हैं, मींस आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने में एंथैल्पी चेंज होता है पॉजिटिव, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, आप एक्साइट हो रहे हैं, बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। 1 में था ग्राउंड स्टेट, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये आप एक्साइटेड स्टेट के द्वारा आगे पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बाहर है, बाहर से उसे अंदर ला रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अंदर से बाहर का सिस्टम समझ लिया जो कि पॉजिटिव है, तो बाहर से अंदर का सिस्टम भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू की बात मिलेगी उसमें। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा से, एक्सोथर्मिक मींस लॉस, लॉस मींस एंथैल्पी कम हो गई ना बेटा, बाहर चला गया। एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव इन ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अगर एक्सो में लॉस हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी का चेंज नेगेटिव ही आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो एंडोथर्मिक की ऑब्वियस सी बात है अपोजिट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, सॉलिड को अगर लिक्विड में ले जाना है, सॉलिड को अगर लिक्विड में ले जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर इस पेन को मेल्ट करना चाहते हो तो इसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सपोज करो ये आइस है, तो आइस मेल्ट कब होती है? जब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। और पानी इवेपोरेट कब हो जाएगा? जब वो और हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी ये प्रोसेस भी कैसे है बेटा? एंडोथर्मिक है। आपको लगातार हीट एब्जॉर्ब करनी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना,
अगर एंडोथर्मिक है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, अगर एंडोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन का अंदर आना एक्सोथर्मिक ही होगा। नोबल गैसेस जब आएगी तो कहानी बदल जाएगी, मेटल्स की बात जब आएगी तो कहानी बदल जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एप्लीकेबल होती है नॉन मेटल्स पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी एप्लीकेबल होती है मेटल्स पे। यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की बात और यहां इलेक्ट्रॉन अंदर डालने की बात। आज का लेक्चर दोबारा से देखिए एक बार, ये वाला काम शायद आपको नोट्स में ना मिले तो आप इसको खुद लिखेंगे। कुछ भी समझ में ना आए फ्रैंकली पूछिए, पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए और एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।